देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कट बोल दूं कि हेयर फॉल आपका जिंदगी में कभी भी बंद नहीं हो सकता, आप कितनी ही अच्छी डाइट ले ले। और काफी लोगों के जो बेसिक्स क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आता है और मैंने ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से करवाया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो Q&A पे होने वाली है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें से कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की डेट में अगर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करवाता है तो सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए। सो इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है SKF वीडियोस। आई एम 22 years old. I have receding hairline problem. I send my hand photo to clinic. Then they said me 1000 to 1500 grafts लगेंगे. Can I go for hair transplant? Please reply. तो 1000 मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि 1000 से 1500 ग्राफ, 1000 से 1500 ग्राफ अगर आपके कम होते हैं तो आप अपना हेयर स्टाइल नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपना हेयर स्टाइल बनाने में और आपका हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा है और 1000 से 1500 ग्राफ काफ़ी होते हैं, आपका ट्रांसप्लांटेशन उसमें हो सकता है, तो बिल्कुल आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन है अवतार नाम से। ब्रो नाउ आई एम इन फेज 1 ऑफ हेयर फॉल, शुड आई यूज मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड और व्हाट एल्स कैन आई डू? माय हेयर फॉल इज बिकॉज ऑफ डैंड्रफ एट द साइड लाइन एरिया, इट बीन फॉर 2 years. आई एम 18 नाउ, शुड आई कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट? पहली चीज मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। आपको बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना होगा क्योंकि आपकी एज अभी 18 है, अभी आप 18 में चल रहे हैं। तो पहली चीज आपको यही करनी है कि आप डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर आपकी कंडीशन देखेंगे। और अगर मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 years। आपको 2 साल लगभग रुकना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी ज्यादा फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड नहीं हुई है तो अभी आपको लगभग 2 साल रुकना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है AFG अंकित नाम से। विल यू गो फॉर सेकंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन फ्यूचर? तो ऐसा अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे रिक्वायर्ड हुआ, अगर मेरा क्राउन एरिया कम हो गया इन फ्यूचर में आने वाले 10-12 साल में, या जल्दी भी या लेट भी अगर कम होता है और वो एज मेरे को लगती है कि हाँ आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ, अभी भी यंग हो, तो बिल्कुल मैं सेकंड ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाऊंगा। अगर यही चीज मेरे साथ आफ्टर 45 और 50 के बाद होती है तो मैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए शायद तब नहीं जाऊँ। एज डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी जाना मैंने इसलिए सही समझा था फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी, क्योंकि अभी मेरी एज काफी कम थी और यही एज होती है जिस दौरान हमें एक अच्छा लुक चाहिए होता है। तो मेरा अपना पर्सनल कंसर्न ये है कि अगर ये स्टेज जल्दी आती है, जैसा कि आपने पूछा कि सेकंड ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाओगे, अगर ये स्टेज जल्दी आती है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और आफ्टर 45 और 50 के बाद अगर ऐसा होता है, अगर वहां तक मैं पहुंच गया तो फिर शायद मैं ना जाऊं। तो ये है इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है दीपक दीक्षित जी का। ट्रांसप्लांटेशन पर ग्राफ्ट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इन ट्रांसप्लांटेशन। सो मेरी जो पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग बैठी थी ट्रांसप्लांटेशन की वो थी 20 रुपीज पर ग्राफ, और टोटल कॉस्ट जो थी मेरी वो 35,000 बैठी थी ट्रांसप्लांटेशन की, इंक्लूडिंग मेडिसिन, जिसमें मेरा 1 हफ्ते का मेडिसिन इंक्लूड था केवल। उसके बाद मैंने कोई भी मेडिसिन लेना प्रीफर नहीं करा। ये मेरा अपना पर्सनल कंसर्न था, ये मैं ऐसा सबको बता चुका हूँ पहले भी। तो मेरी इतनी कॉस्टिंग बैठी थी। और काफी लोगों के जो बेसिक्स क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आता है और मैंने ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से करवाया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली में हेयरमेट क्लिनिक से करवाया है। और अगर खर्चे की मैं बात करूँ तो खर्चा किसी का भी सेम खर्चा नहीं आता, वो डिपेंड करता है आपके बालों की कंडीशन की कि किसको कितने ज्यादा ग्राफ रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आपका खर्चा बैठता है। अगला क्वेश्चन है अक्षय चौहान जी का। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल पूरी तरह बंद हो जाता है अगर डाइट फॉलो करे तो? देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कट बोल दूं कि हेयर फॉल आपका जिंदगी में कभी भी बंद नहीं हो सकता, आप कितनी ही अच्छी डाइट ले ले। हेयर फॉल हमारी हेयर ग्रोथ का ही एक पार्ट है। अगर हेयर फॉल नहीं होगा तो जो नए हेयर है वो कैसे उगेंगे आपके? वो आएंगे ही नहीं। जिंदगी भर सर के ऊपर एक ही बाल तो नहीं देख सकते ना। अगर हेयर फॉल ना हो तो जिंदगी भर जो मेरे अभी ये बाल है ये गिरेंगे तभी मेरे नए बाल आएंगे। तो हेयर फॉल होता ही होता है, आप कितनी ही अच्छी डाइट फॉलो कर ले। बस डिपेंड करता है कि हेयर फॉल ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर आप बॉल्डनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एक मिनिमम अमाउंट में हेयर फॉल हो रहा है, 10-12 बाल दिन के गिन रहे हैं, 15-20 बाल भी गिर रहे हैं, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल उसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। काफी लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, 10-12 बाल दिन के गिर रहे हैं, तो वो बहुत
बहुत एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, जितना ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचेंगे, अगर आपके 10-12 बाल गिर रहे हैं और आपके हेयर ठीक है फिर भी 10-12 बाल गिर रहे हैं और आप टेंशन लेंगे ज्यादा, तो हेयर फॉल आपका बढ़ेगा ही, इससे घटेगा नहीं है। तो फालतू का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं अगर 10-12 बाल गिर रहे हैं तो। हाँ, अगर बॉल्डनेस आ गई है आपके और ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो एक घबराने वाली बात है, वरना नॉर्मल हेयर फॉल, मेरे अभी भी नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है मैं बता दूं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज के साथ विंटर में थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें डरने की ऐसी कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है राउडी जी का, भाई अभी भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो, कितने टाइम यूज़ करते हो? ट्रांसप्लांट हेयर की डेंसिटी नेचुरल हेयर जैसी है या उनसे अलग है? सो आप लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा, आज 6 महीने का रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं। मैं 6 महीने का रिजल्ट आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ इस वीडियो के भी, वो 6 महीने का मेरा रिजल्ट देख सकते हैं और डेंसिटी देख सकते हैं। लगभग एग्जिस्टिंग हेयर्स के बराबर ही मेरी जो फ्रंटल डेंसिटी है वो मैच होने लगी है। मतलब कोई देख के बता नहीं सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। और अभी मेरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 20 से 30% रिजल्ट आना बाकी है, तो बिल्कुल जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर है सेम उसके जैसी मैच हो जाती है डेंसिटी, अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से करवाया है तो। और रही बात मिनॉक्सिडिल की, तो अब मैं जेन्युइनली अपना जो बता रहा हूँ कि मिनॉक्सिडिल ऐसा हो गया है अब तो मेरे साथ कि मैं तभी यूज करता हूँ जैसे मेरे को सडनली 2 से 3 दिन बाद याद आ जाता है, तब मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि एकदम कोई चीज छोड़ना सही नहीं है। 6 महीने तक मैंने मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू यूज किया था मॉर्निंग और इवनिंग में, उसके बाद से अब मैं धीरे धीरे मिनॉक्सिडिल छोड़ रहा हूँ और आने वाले 1 से 2 महीने में मैं उसे पूरी तरह से बंद कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है राहुल चौहान जी का, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयरलाइन आर्टिफिशियल दिखती है? तो मैं बता दूं कि वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसप्लांटेशन अपना कहाँ से कराया है, किस क्लिनिक से कराया है, वो क्लिनिक हेयरलाइन को लेके कितना ज्यादा कंसर्न है उस क्लिनिक का, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और उस क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हेयरलाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर हेयरलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से आपकी हेयरलाइन बनाई जा रही है या नहीं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपका टेम्पल क्रिएशन कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमारी हेयरलाइन को नेचुरल दिखाने में बहुत हेल्प करती है, और ये एक अच्छा क्लिनिक ही परफॉर्म कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एक अच्छा क्लिनिक चूज करने की जरूरत है। अगर आप अच्छा क्लिनिक चूज करेंगे तो ही एक आपको प्रॉपर हेयरलाइन मिलेगी और आर्टिफिशियल लुक आपको नहीं मिलेगा, एक नेचुरल लुक आपको मिलेगा, जैसा कि मुझे मिला है। आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक एकदम नेचुरल लगता है। जो आपने पूछा कि आर्टिफिशियल, तो ये सारी चीजें क्लिनिक पर डिपेंड करती है। एक अगर अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो बिल्कुल आपका जो हेयरलाइन है वो एकदम नेचुरल लगेगा, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। आप लोगों ने मेरी कंडीशन देखी, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं वीडियोस को, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लुक मेरा लगता है। अगला क्वेश्चन है संदीप जी का, भाई आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कितने दिन जिम, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा और कितने दिन घर में ही रेस्ट करना पड़ेगा? रिप्लाई, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने सैटरडे को हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और मैंने मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो रेस्ट तो सिर्फ 1 दिन का रेस्ट इनफ है। आप अगले ही दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में आ सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात जिम वगैरह की, तो मैं अभी जिम कर रहा हूँ, मैंने अभी स्टार्ट करा है, 1-1.5 महीना हुआ है। तो जिम वगैरह अगर आपको करना है या आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो जिम वगैरह के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने रुकिए, ऐसा मुझे लगता है। और डॉक्टर्स भी आपको शायद यही एडवाइस देंगे, 1 से 1.5 महीना आपको रुकना चाहिए। बाकी अदर एक्टिविटीज जैसे कार्डियो हो गया, नॉर्मल अपना क्रिकेट खेलना हो गया, कुछ भी XYZ कोई भी एक्टिविटीज है, स्कूल जाना हो गया, ट्रैवल करना हो गया, ये सब आप 1 हफ्ते बाद ही कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रनिंग 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर दी थी, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसमें आपको वेट ज्यादा लिफ्ट करना है उन चीजों के लिए शायद आपको 1 से 1.5 महीना रुकना होगा। तो ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है राहुल जी का कि ये पहले 3 बार PRP करवा चुके हैं और अगर ये अब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी कंडीशन इतनी पहुंच चुकी है कि आपको ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई कौन से मंथ में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना सही रहता है? तो देखिए, इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं, मैं दोबारा आप लोगों को आंसर दे रहा हूं कि इसके लिए पर्टिकुलर किसी मंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि लोगों को लगता है कि गर्मियों में करवाएंगे तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, सर्दियों में करवाएंगे तो स्वेटिंग कम होगी, ये वाला मंथ ज्यादा अच्छा है, ये वाला मंथ अच्छा है। देखिए, इसके लिए ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपके पास टाइम है, जब आपको लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, आप तब ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। इसका स्वेटिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपना ट्रांसप्लांटेशन गर्मियों के टाइम पे करवाया था और उस दौरान मैंने 1 हफ्ते बाद ही
रनिंग वगैरह स्टार्टिंग कर दी थी और रनिंग में ही शायद सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो सीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है, गर्मियाँ सर्दियाँ हो, चाहे आप मिड में कराओ लास्ट में कराओ हेयर के, आप कभी भी करवा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इसके लिए सीजन का कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इस सीजन में करवाना चाहिए या गर्मियों में करवाना चाहिए, तो आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन जब भी आपके पास टाइम है आप करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहित देशमुख जी का कि भाई मेरी एज 21 है और अगले साल 22 का हो जाऊंगा, ट्रांसप्लांटेशन करवाना सही रहेगा? फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है और टेम्पल तो पूरे चले गए हैं, अभी हेयर फॉल जो है वो इनका स्टेबल है। तो मैं रोहित जी से यही बोलना चाहूंगा कि पहले आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से, ठीक है, वो आपको बता देंगे कि आपको ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायर्ड है या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हेयर लाइन आपकी ज्यादा ही पीछे चले गई है और आपका कॉन्फिडेंस लो है, काफी हेयर स्टाइल नहीं बना पा रहे हो और मतलब पहले जैसे हेयर स्टाइल जैसे पहले बनाते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और कम से कम 1000 से 1500 ग्राफ के आसपास आपको रिक्वायर्ड है और डॉक्टर बोलते हैं ये ट्रांसप्लांटेशन करवाइए, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि ब्रो मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, 1500 ग्राफ लगे हैं, 2-3 ग्राफ निकल रहे हैं, क्या ये इतनी जल्दी निकल जाते हैं? तो पहली चीज मैं बता दूं, ग्राफ लगभग आपके 48 आवर्स में सेटल डाउन हो जाते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद जो है वो नॉर्मली बाल निकलते हैं, जो कि आपका शेडिंग फेज का पार्ट है, ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। शेडिंग फेज जरूरी नहीं है किसी का रैपिडली आता है, जैसे मैंने मनीष का दिखाया आपको, मनीष का शेडिंग फेज कुछ इस तरीके से आया कि 1 महीने में उनके सारे बाल जितने थे लगभग 95% उनके बाल जा चुके थे शेडिंग फेज में। और किसी किसी का शेडिंग फेज ऐसे आता है कि एक दो बाल गिरते हैं, उसमें काफी ड्यूरेशन लग जाता है, लगभग 3 महीने लग जाते हैं उस प्रोसेस को, और साथ साथ ही बेबी हेयर्स ग्रो कर रहे होते हैं तो उनका शेडिंग फेज क्लियरली नहीं दिखता है कि इनका आया भी है कभी, तो ऐसा भी होता है। और जैसे मेरे केसेस में था, लगभग मेरे 70% 60 to 70% बाल गए थे, सारे बाल मेरे नहीं गए थे। और आपने मनीष के केस पे भी देखा, तो शेडिंग फेज डिपेंड करता है, तो वो शेडिंग फेज ही है आपका जो आपके 2-3 बाल गिर रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो आपके हो सकता है 50 से 60% या सारे बाल इन फ्यूचर अभी 1-1.5 महीने में 2 महीने में गिर जाए, लेकिन वो वापस रीग्रो होंगे और आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, तो इस चीज के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। अगला क्वेश्चन है राहुल वर्मा जी का, ब्लड टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते हैं अलग से, इनका चार्ज अलग होता है? तो डेफिनेटली ये बिल्कुल अलग होता है, ये आपके ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट के साथ इंक्लूड नहीं होगा। आपको कुछ ब्लड टेस्ट दिए जाएंगे, इनका कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, तो वो आपको डेफिनेटली करवाने होंगे ही, क्योंकि उसी टेस्ट की रिपोर्ट्स देख के ही डिसाइड होता है कि आपका ट्रांसप्लांटेशन होगा या नहीं, तो ब्लड टेस्ट का चार्ज इससे बिल्कुल अलग होता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि मैं एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करूं, लेकिन वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है, जिस वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाया, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो डेफिनेटली मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।